नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नोलॉजी अड्डा में। जैसा कि आप सभी को पता है और हमने वादा किया कि ग्राम पंचायत अधिकारी के फुल कोर्स को हम कवर करेंगे और फ्री में पढ़ाएंगे। पूरा का पूरा कोर्स फ्री में पढ़ाएंगे। कहीं भी पूरा मतलब जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक हम पूरा सिलेबस को पढ़ाते रहेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा या एमसीक्यू होंगे उसको हम लाते रहेंगे। तो उसी क्रम में हमने कल और परसों की वीडियो में देखा था राज्य निर्वाचन आयोग की पंचायत में क्या भूमिका है, पंचायत के निर्वाचन में क्या भूमिका है। कल और परसों वाली वीडियो हमने देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो आज जो भी हम लगभग 30 से ऊपर ही क्वेश्चन है हमारे पास एमसीक्यू, उसको आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है फिर भी आप कोशिश करिए, इसमें आप समझेंगे तो उसको सॉल्यूशन आप उसका दे सकेंगे, आंसर दे सकेंगे। तो आज इसमें हम 30 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को लेके आए हैं और इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में। और हम टारगेट लेके चल रहे हैं कि अगर हम इस तरीके से पढ़ाई करेंगे तो हमारे 85 प्लस मार्क्स आ सकते हैं आसानी से, क्योंकि सिलेबस क्लियर दे रखा है, क्या क्या पूछा जाएगा उसी संबंध में हम पढ़ाई कर रहे हैं और हर टॉपिक को अच्छे से देख रहे हैं, उसमें क्या धाराएं हैं और क्या क्या पढ़ाई हो सकती है उसी हिसाब से हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो कल परसों वाली वीडियो आप देख लीजिए, फिर ये एमसीक्यू वाली वीडियो देखेंगे तो आप 30 प्लस जो भी जितने 35 क्वेश्चन है आसानी से उन्हें सॉल्व कर पाएंगे। तो देर ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करेंगे और इन 35 प्रश्नों को कोशिश आप भी कोशिश करना कि हमसे पहले आप इसका आंसर दें। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो हमारे सामने देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग का पंचायत निर्वाचन में भूमिका के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं। तो इसमें हमारे पास पहला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ट संबंधित है। हमने अनुच्छेद वाला भी पंचायत से संबंधित वीडियो बनाया है, उसे आप देखेंगे तो उसमें ए से लेके 243 ए से लेके 243 ओ तक जितने भी अनुच्छेद हैं वो पंचायत से संबंधित हैं, उनको हमने पूरा लाइन क्रम वाइज देखा है और वीडियो बनाई है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं राज्य निर्वाचन आयोग की। तो जो 243 ट है वो संबंधित भी है किससे, पंचायतों के लिए निर्वाचन आयोग से। तो किससे संबंधित है, पंचायतों के लिए निर्वाचन आयोग से। निर्वाचन आयोग जो राज्य निर्वाचन आयोग है जिसका मुख्यालय हमारे लखनऊ में है। कहाँ पर है मुख्यालय, लखनऊ में है। और इस समय इसका जो जिला आयुक्त है, चुनाव आयुक्त है, निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो मनोज कुमार है। कौन है, तो मनोज कुमार है। और ये कब से राज्य निर्वाचन आयोग लखनऊ में बना हुआ है, तो आप कहेंगे 23 अप्रैल 1994 से। कब से, 23 अप्रैल 1994 से। इसके बाद हम देखेंगे दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न है हमारे सामने, राज्य निर्वाचन आयोग है क्या है, गैर संवैधानिक संस्था है, वैधानिक संस्था है, अर्ध न्यायिक संस्था है या संवैधानिक संस्था है। तो जो हमने 2 वीडियो बनाई है उसमें क्लियर हमने एक चार्ट के माध्यम से आपको समझाया था कि ये कौन सी संस्था है। तो बताऊंगा आपको, ये संस्था जो है संवैधानिक संस्था है, संविधान द्वारा इसकी स्थापना की गई है। 73वां और 74वां संशोधन एक्ट जो है उसी के तहत इसकी स्थापना की गई है। जिसकी स्थापना कब हुई है, कहाँ हुई है, तो लखनऊ में इसका मुख्यालय है। और इसके चुनाव आयुक्त जो है अभी इस समय हमारे उत्तर प्रदेश के, वो मनोज कुमार है। कौन है चुनाव आयुक्त, तो कहेंगे आप मनोज कुमार है। कौन, मनोज कुमार है। और 23 अप्रैल 1994 से इसका स्थापना हुआ है। राज्य निर्वाचन आयोग का एक संवैधानिक संस्था है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो किसके द्वारा की जाती है, संसद के द्वारा, विधानमंडल के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा या मुख्यमंत्री के द्वारा। तो जो ये राज्य निर्वाचन आयुक्त जो अभी हमारे लखनऊ में राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त है मनोज कुमार, इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनकी नियुक्ति कौन करता है, जो संविधान का अनुच्छेद 243 ट है उसमें ट का सब सेक्शन जो 1 है उसमें मनोज कुमार की नियुक्ति कौन करता है, तो जो राज्यपाल होता है ना, जो अभी हमारी आनंदीबेन पटेल हैं, वही हमारी जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है उसकी नियुक्ति करती हैं। इसके बाद हम अगला प्रश्न को देखते हैं, राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तें और पदावधि और अवधारित की जाती है, किसके द्वारा अवधारित की जाती है। तो किसके द्वारा अवधारित की जाती है,
तो अगर इनकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करते हैं, तो इनकी जो शर्तें हैं, पदावधि है, सैलरी है, कौन डिसाइड करेगा, तो ये भी राज्यपाल द्वारा डिसाइड किया जाएगा। मतलब राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे लगभग उसके उत्तर राज्यपाल ही होते हैं। एक दो एक्सेप्शन है जिसमें राज्यपाल आंसर नहीं होगा। उसके बाद हम प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, पांचवा प्रश्न, पंचायतों के निर्वाचन से संबंधित विधि बनाने का प्राधिकार किसके पास है। तो सीधा सीधा आपने देखा होगा अनुच्छेद 40 होता है। कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 40 होता है, आर्टिकल 40 होता है हमारे पास। उसमें जिक्र डीपीएसपी का, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के नीचे आता है आर्टिकल 40 संविधान का, उसमें पंचायत का जिक्र है। और पंचायत का जिक्र है उसमें जो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं, इसमें कानून बनाने का अधिकार राज्य का होता है। तो राज्य का पूरा मामला है, जो राज्य का विधानमंडल होता है, उसी का अंतिम फैसला होता है कि वो पंचायतों के निर्वाचन में किस प्रकार का विधि लॉ बनाएगा। उसका जो लॉ होगा वही अंतिम होगा और उसको हम न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास है, राज्य निर्वाचन आयोग को किसके द्वारा कर्मचारी उपलब्ध कराए जाते हैं। किसके द्वारा कर्मचारी उपलब्ध कराए जाते हैं। जैसा हमने बताया, राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है और इसके आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है, विधि पदावधि भी राज्यपाल ही करता है। तो जो कर्मचारी दिए जाएंगे राज्य निर्वाचन आयोग को, वो भी राज्यपाल द्वारा ही दिए जाएंगे। डायरेक्टली तो नहीं कह सकते, ये सारा काम इनडायरेक्टली होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री जो होता है प्रदेश का वही करता है ये सब, लेकिन उसमें नाम हस्ताक्षर किसका होता है, वो राज्यपाल का होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तों में नियुक्ति के पश्चात अलाभकारी परिवर्तन किसके द्वारा किया जा सकता है। आप सोच के बताइए किसके द्वारा किया जा सकता है। तो विधानमंडल द्वारा, राज्यपाल द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। सोच के बताइए, थोड़ा समय लीजिए थोड़ा। तो इसका मामला क्या है, जो ये पश्चात नियुक्ति के पश्चात जो अलाभकारी परिवर्तन किसके द्वारा किया जा सकता है, तो इसका जो आंसर होगा हमारे हिसाब से उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसको समझते हैं। न विधानमंडल होगा, न राज्यपाल होगा, न मुख्यमंत्री होगा। क्यों नहीं होगा, राज्य निर्वाचन आयोग की जो सेवा की शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो उसका परिवर्तन किया, अलाभकारी जो भी वो कार्य कर रहा है उसको परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसलिए इसका आंसर कुछ नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि वो परिवर्तन किया ही नहीं जा सकता। मतलब हमेशा वो जैसा है वैसा ही रहेगा, अपरिवर्तित ही रहेगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 8वां प्रश्न हमारे सामने है, जिसमें राज्य निर्वाचन आयुक्त के संबंध में असत्य कथन बताइए। 4 आपके पास ऑप्शन है हमारे पास, उसमें से एक गलत है, उस गलत को हमें चुनना है। राज्य निर्वाचन आयुक्त एक संवैधानिक पद है। ऊपर क्वेश्चन था कि राज्य निर्वाचन आयुक्त है और आयोग एक संवैधानिक पद है। अगर आयोग संवैधानिक संस्था है तो निर्वाचन आयुक्त एक संवैधानिक पद भी होगा। और दूसरा है, इसकी नियुक्ति विधानमंडल द्वारा की जाती है। तो आपने ऊपर पढ़ा था कि जो निर्वाचन आयुक्त है उसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो पहले तो यही होगा, ये असत्य हो गया। उसके बाद हम तीसरा पढ़ते हैं, यह पंचायत संबंधी निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है। जी हाँ, जरूर उत्तरदायी है। उसके बाद इसे राज्यपाल द्वारा कर्मचारी वृत्त उपलब्ध कराए जाते हैं। तो ये भी सही है। तो गलत क्या हुआ इसमें, इसकी नियुक्ति विधानमंडल द्वारा नहीं की जाती है, इसकी नियुक्ति जो है कि इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न, राज्य निर्वाचन आयुक्त के संबंध में सत्य कथन पहचानिए। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में क्या पढ़ा, असत्य कथन पहचानना था हमें, अब इसमें सत्य कथन को हम पहचानेंगे। देखते हैं, पहला हमारे पास ए ऑप्शन है, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। गलत है ना, राज्यपाल करता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न अपना पद धारण करता है।
उसके बाद है राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से, राज्य निर्वाचन आयुक्त राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण नहीं करता है। इसको राज्यपाल जरूर नियुक्त करता है, लेकिन वो प्रसाद पर्यंत उनके नहीं होता है। उनकी एलिजिबिलिटी उसी होती है, उसी के हिसाब से उनको नियुक्त किया जाता है। सी देखते हैं, पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। अब तीसरा देखते हैं, राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर ही हटाया जाएगा जिस रीति से, जिन आधारों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। अब ये सोचिए आप, ये सही होगा। निर्वाचन आयुक्त जो भी बनाया जाता है राज्यपाल द्वारा नियुक्ति जिसकी की जाती है, उसको हटाया कैसे जा सकता है? तो उसको हटाया उसी आधार पर जा सकता है जैसे कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने इम्पीचमेंट का, अभियोग का जो भी प्रोसेस है, उसी हिसाब से राज्य निर्वाचन आयुक्त को भी हटाया जा सकता है। इसलिए जो ऑप्शन सी है हमारा, ये बिल्कुल सही है, कथन सही है। और डी को देखते हैं, राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों में विधानमंडल द्वारा अलाभकारी परिवर्तन किया जा सकता है। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में दिया है कि कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, इसलिए केवल ऑप्शन सी सही है, बाकी सारे ए बी डी गलत हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यों में शामिल है, राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यों में क्या क्या शामिल है? पंचायत निर्वाचन नामावली तैयार कराना, एकदम सही है, सही है। निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण करना, जो भी पंचायत चुनाव होंगे या शहरी पालिका के चुनाव होंगे, उनका संचालन का अधीक्षण करेगा कौन करेगा? राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। और चुनाव का निदेशक और नियंत्रण भी राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। इस हिसाब से उपयुक्त जो सभी ऑप्शन है वो सारे सही हैं, ये सब राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यों में शामिल है। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों के निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों का हस्तक्षेप वर्जित है? न्यायालयों का जो हस्तक्षेप है उन किन अनुच्छेद के हिसाब से निर्वाचन संबंधी मामले में हस्तक्षेप वर्जित है? तो आपको बताना है, हमारे पास ऑप्शन है 243 घ, 243 ट, 243 अड़, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा ये ऑप्शन है अनुच्छेद 243 अड़, इसके हिसाब से निर्वाचन संबंधी किसी भी मामले में, पंचायतों के निर्वाचन संबंधी किसी मामले में भी न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। एकदम क्लियर है, 243 अड़ में लिखा गया है कि जो भी निर्वाचन संबंधी मामला है इसमें न्यायालय जो भी है सिविल कोर्ट कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब क्वेश्चन देखते हैं हम 12वां, संविधान के अनुच्छेद 243 घ की कोई बात अनुसूचित जातियों के आरक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से किस राज्यों को लागू नहीं होगा? किस राज्यों में लागू नहीं होगा? अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, मेघालय में या मिजोरम में? 243 घ जो है अनुसूचित जातियों के आरक्षण के संबंध में किस राज्य में लागू नहीं होगा? तो ये अरुणाचल प्रदेश जो राज्य है हमारा, ऑप्शन ए में, इस पर ये अनुसूचित जातियों वाला एससी वाला आरक्षण लागू नहीं होता है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 13वां क्वेश्चन हमारे सामने है, संविधान का अनुच्छेद 243 अंग संबंधित है किससे? पंचायत में महिला आरक्षण से, राज्य निर्वाचन आयोग से, पंचायत संबंधित भाग का कतिपय क्षेत्रों में लागू न होना, उपयुक्त में से कोई नहीं। आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? दोस्तों अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी है तो उसमें क्लियर इस क्वेश्चन अनुच्छेद को हमने पढ़ाया था 243 से लेकर 243 ओ तक, उसमें सारी बातें बताई गई थी। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि 243 अंग जो है उसमें बताया गया है कि पंचायत संबंधित भाग जो है भाग 9 वो किन किन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। तो थोड़ा समझते हैं किस किस क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। जैसे नागालैंड में लागू नहीं होता, मेघालय में लागू नहीं होता, मिजोरम में लागू नहीं होता, मणिपुर का जो पर्वतीय क्षेत्र है और पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिले का पर्वतीय जो क्षेत्र है उसमें ये जो हमारा संविधान है अनुच्छेद 243 अंग जो है वहां पर लागू नहीं होता है। पंचायत संबंधित भाग 9 लागू नहीं होता। कहाँ कहाँ लागू नहीं होता?
एक बार आप इसे याद करिएगा। कहाँ कहाँ? नागालैंड में, मेघालय में, मिजोरम में, मणिपुर में। ना एससी आरक्षण कहाँ लागू नहीं होता? पिछला क्वेश्चन आपने देखा, वो था अरुणाचल प्रदेश। और 243 अंग जो है पंचायती संबंधित भाग कहाँ कहाँ लागू नहीं होता? तो मेघालय में, मिजोरम में, मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्र में, और पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग जिला है सिक्किम से जो टच करता है, उसमें पंचायती संबंधित भाग लागू नहीं होता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 14वां प्रश्न है हमारे सामने, पंचायत संबंधी भाग 9। भाग 9 जो है पंचायत संबंधित, भाग 9 में पंचायत है और शेड्यूल 11 में पंचायत है, और अनुच्छेद 40 में है, और अनुच्छेद 243 से लेकर 243 और तक हमारा पंचायत संबंधी अनुच्छेद है। तो पंचायत संबंधी जो भाग 9 है का विस्तार निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जा सकता है? अब विस्तार की बात हो रही है, विस्तार कैसे किया जा सकता है? तो विस्तार कौन कर सकता है? कोई भी कानून जो मतलब देश से जुड़ी हुई होगी, देश के बॉर्डर से जुड़ी होगी, उस पर कानून कौन बनाएगा? तो जो हमारा संसद है, संसद कानून बनाएगा। और जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा कि मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और दार्जिलिंग जिले में लागू नहीं होता, अगर संसद हमारा कानून नया बनाए तो उन जिलों में भी लागू हो सकता है। बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। 15वां क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से असत्य कथन है, मतलब कि कौन सा कथन है? चार ऑप्शन है, इसमें से गलत कौन है? ए बी सी डी, ई डी है। चलिए देखते हैं इसमें से गलत कौन सा है। राज्य निर्वाचन आयोग का अपना कर्मचारी वर्ग नहीं होता है। असत्य। सत्य क्या है? ये सत्य है, क्योंकि राज्यपाल द्वारा कर्मचारी दिया जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग के लिए कर्मचारियों की उपलब्धता मुख्यमंत्री द्वारा कराई जाती है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभी हमने पहले में देखा है राज्यपाल द्वारा कराई जाती है। तो यही असत्य कथन है, दूसरा वाला। उसके बाद तीसरा देखते हैं, राज्य का विधानमंडल निर्वाचन संबंधी विधि बनाने में सक्षम है, क्योंकि अनुच्छेद 40 है, ओडीपीएसपी का मामला है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व पे कोई भी कानून बनाने का अधिकार राज्य का है, तो राज्य का विधानमंडल निर्वाचन संबंधी विधि बनाने में सक्षम है। उसके बाद हम बात करते हैं, राज्य निर्वाचन आयुक्त तो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। जो ऑप्शन बी है हमारा, राज्य निर्वाचन आयोग के कर्मचारियों की उपलब्धता मुख्यमंत्री द्वारा नहीं की जाती, बल्कि ये राज्यपाल द्वारा की जाती है। इसकी बात अनुच्छेद 243 ट के सब सेक्शन 3 में जो है, उनमें राज्यपाल द्वारा कर्मचारियों की उपलब्धता कराई जाती है। कौन से अनुच्छेद में बात की गई है? 243 ट के सब सेक्शन 3 में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, पंचायतों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कब से कराया जा रहा है? राज्य निर्वाचन आयोग जो है, राज्य निर्वाचन आयोग हमारा 94 में बना था 23 अप्रैल को, उसके द्वारा कब से कराया जा रहा है चुनाव? जो नियम से निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव हो रहे हैं, तो पहला, मेरी जानकारी में पहला जो चुनाव था 1995 से कराया जा रहा है। 1995 से चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत का कराया जा रहा है। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, पंचायत चुनाव संपन्न कराने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? अब अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा, पिछले 2 वीडियो देखे होंगे, तो इस क्वेश्चन को आप मतलब क्वेश्चन पढ़ते ही तुरंत जवाब दे पाते हैं। उसमें पूरा बताया गया था कि किसके द्वारा किसकी नियुक्ति की जाती है, और किसके द्वारा चुनाव अधिकारी की, किसके द्वारा निर्वाचन अधिकारी, मतदान अध्यक्ष, निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति की जाती है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जो लखनऊ में बैठेगा, उसको राज्य सरकार जो होती है हमारी, राज्य सरकार द्वारा मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। पहले समझिए, जो सबसे बड़ा चुनाव का अधिकारी होगा वो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है, और इसको कौन नियुक्त करता है? तो राज्य सरकार नियुक्त करता है चुनाव कराने के लिए। इसको 18वें प्रश्न में देखते हैं, पंचायत चुनाव के संचालन का पर्यवेक्षण कौन करता है? पर्यवेक्षण कौन करता है? तो जैसे पंचायत चुनाव मतलब डेट आ चुके हैं, तो उसका जो देख रेख है कौन करता है? जिले, हर जिले में 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, तो उनका देख रेख कौन करेगा? मुख्य निर्वाचन अधिकारी लखनऊ बैठ के तो कर नहीं पाएगा,
तो एक अपने नीचे मतलब एक जिला मजिस्ट्रेट जिला अधिकारी को मतलब नियुक्त करता है, अपने अपने जिलों में वो चुनाव का पर्यवेक्षण करें, देख रेख करें, और उनकी निगरानी में चुनाव होगा। इसका ऑप्शन क्या सी होगा, जिला अधिकारी। जिला अधिकारी की देख रेख में हर जिले में चुनाव कराया जाएगा। उसके बाद 19वां प्रश्न देखते हैं हम। निर्वाचन अधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा, जिला अधिकारी द्वारा, राज्य सरकार द्वारा या राज्यपाल द्वारा। तो इसका जो आंसर होगा, अब पिछला क्वेश्चन देखिए पहले आप। मुख्य निर्वाचन अधिकारी का नियुक्ति किसने किया? राज्य सरकार ने। और मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने किसका चयन किया? जिला अधिकारी का, जिले में चुनाव कराने के लिए। अब जो जिला अधिकारी है वो भी अपने नीचे एक निर्वाचन अधिकारी का चुनाव करता है, रिटर्निंग ऑफिसर जिसे बोलते हैं। जिला अधिकारी इसकी नियुक्ति करता है। इसके अलावा एक इनके सहायक के लिए सहायक निर्वाचन अधिकारी का भी मतलब नियुक्ति किया जाता है कि अगर पूरा जिले के काम नहीं देख पा रहे हैं तो एक सहायक निर्वाचन अधिकारी और एक से अधिक भी सहायक निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न वही है, सहायक निर्वाचन अधिकारी की भी नियुक्ति कौन करता है? तो जैसा मैंने पहले ही बता दिया कि निर्वाचन अधिकारी और सहायक निर्वाचन अधिकारी की दोनों की नियुक्ति जिला अधिकारी करता है अपने कार्य को आसान बनाने के लिए, क्यों उसके ऊपर पूरे जिले की जिम्मेदारी है और उस जिले में कई ब्लॉक होते हैं, कई तहसील होते हैं, तो पूरे जिलों को देखने के लिए वह निर्वाचन अधिकारी और सहायक निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति करता है। उसके बाद देखते हैं 21वां प्रश्न। पंचायत चुनाव के लिए मतदान स्थल का निर्धारण कौन करता है? अब मतदान स्थल जहां पर चुनाव होना है, पोलिंग जो बूथ्स हैं, उनका निर्धारण कौन करता है? तो जो जिला अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी और सहायक निर्वाचन अधिकारी उसने बनाया है, तो उसके नीचे जो मुख्य मेन रूप से अधिकारी है वो कौन है जिला अधिकारी के नीचे? तो जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी तो लखनऊ है। जिला अधिकारी जिले में उसने कार्य दे दिया किसको? निर्वाचन अधिकारी को। तो निर्वाचन अधिकारी की जिम्मेदारी है कि वो सभी गाँव में जहाँ जहाँ चुनाव होने जाएं और अपने बूथ को देखिए, कहाँ बूथ बनाना है, कैसे बूथ बनाना है, ये जिम्मेदारी निर्वाचन अधिकारी की होती है। इसके बाद हम देखते हैं 22वां क्वेश्चन। हम देखते हैं 22वां क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? मतलब अधिकारी हैं एक साइड और दूसरे साइड है नियुक्तिकर्ता। इन अधिकारियों की नियुक्त कौन करता है? तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चनों में साफ साफ देख चुके हैं कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी की जो नियुक्ति है कौन करता है? तो राज्य सरकार करता है। बिल्कुल सही है ये। उसके बाद जो रिटर्निंग ऑफिसर है, इसका मतलब रिटर्निंग ऑफिसर होता है निर्वाचन अधिकारी। इसका जो नियुक्ति है वो कौन करता है? जिला अधिकारी करता है। तो ये गलत है। तो सहायक निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य निर्वाचन अधिकारी। ये भी गलत है क्योंकि इसको भी जिला अधिकारी ही करता है। ये निर्वाचन अधिकारी है, सहायक निर्वाचन अधिकारी, इसको रिटर्निंग ऑफिसर भी बोलते हैं। अब जो मतदान अधिकारी है, जिसे पीठासीन अधिकारी बोलते हैं, इसका चयन कौन करता है, नियुक्ति कौन करता है? निर्वाचन अधिकारी नहीं करता है। इसका जो निर्वाचन अधिकारी होता है वो करता है। देखिए कौन करता है? मुख्य निर्वाचन अधिकारी को कौन करता है? राज्य सरकार करता है। रिटर्निंग ऑफिसर यानी कि निर्वाचन अधिकारी को कौन सेलेक्ट करता है? तो जिला अधिकारी को पास ड्यूटी आती है। जिला अधिकारी रिटर्निंग अधिकारी और निर्वाचन अधिकारी और सहायक निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति करता है। मतलब इन दोनों में, रिटर्निंग ऑफिसर में भी जिला अधिकारी और सहायक निर्वाचन अधिकारी में भी जिला अधिकारी ही होगा। उसके बाद जो मतदान अधिकारी है, मतदान अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? तो रिटर्निंग ऑफिसर जो है ये हमारा निर्वाचन अधिकारी जो गांव जाके मतदान स्थल देख रहा है, वही मतदान अधिकारी की नियुक्ति करता है। इसके बाद मतदान अधिकारी की सहायता के लिए मतदान अध्यक्ष मतलब पोलिंग ऑफिसर्स की भी नियुक्ति करता है। इसके बाद हम देखते हैं 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न हमारे सामने क्या है? तो 23वां प्रश्न है हमारे सामने, पंचायत चुनाव के दौरान पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? तो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में सारा देख ही लिया। पीठासीन अधिकारी जो है, जिसे मतदान अधिकारी बोल रहे हैं, यही पीठासीन अधिकारी है। तो पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? तो पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति जो रिटर्निंग ऑफिसर है वही निर्वाचन अधिकारी है,
यही नियुक्ति मतदान अधिकारी या पीठासीन अधिकारी की भी करता है। बात करते हैं 24वें प्रश्न की। यदि मतदान अध्यक्ष किसी कारणवश मतदान स्थल से अनुपस्थित हो तो उसके कृत्यों का संपादन कौन करेगा? जो मतदान अध्यक्ष अगर गायब हो जाए, कहीं चला जाए, किसी कारणवश या किसी कार्य या किसी भी वजह से अगर वो बाहर जाता है तो उसके कृत्यों का संपादन कौन करेगा उसकी अनुपस्थिति में? तो इसका सही जवाब होगा मतदान अधिकारी। मतदान अधिकारी और मतदान अध्यक्ष ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के हेल्प करने के लिए बनाए गए हैं। इसके बाद देखते हैं मतदान अधिकारी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। मतदान अधिकारी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो आपने अभी ऊपर देखा, हमने बताया भी था एक क्वेश्चन के जिक्र करते हुए कि इसकी नियुक्ति कौन करता है। तो आप बताने की कोशिश करिए मतदान अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है। तो जो मतदान अध्यक्ष की नियुक्ति करता है वही मतदान अधिकारी की नियुक्ति करता है। तो कौन है? रिटर्निंग ऑफिसर जो है, निर्वाचन अधिकारी है, वही मतदान अधिकारी की नियुक्ति करता है, वही मतदान अध्यक्ष की नियुक्ति करता है और वही निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति करता है। जो पीठासीन अधिकारी से मतदान अध्यक्ष बोलते हैं। सहायक निर्वाचन अधिकारी जो है निर्वाचन अधिकारी यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर की सहायता के लिए बनाया गया है और निर्वाचन अधिकारी जो है निर्वाचन अधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर भी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। निर्वाचन अभिकर्ता किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? निर्वाचन जो अभिकर्ता है वह किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो जो निर्वाचन अभिकर्ता है, जो चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी होते हैं, जिनका मतलब प्रतीक आवंटन हो चुका है, वही जो है अपने अभिकर्ताओं की नियुक्ति करते हैं कि ये हमारे अथॉरिटी पर जहाँ भी मतदान स्थल है उसको देख रेख करेगा और उसमें किसी प्रकार का मतलब दुरुपयोग किसी प्रकार से अन्य प्रत्याशियों द्वारा ना किया जाए, उसकी देख रेख हमारा निर्वाचन अभिकर्ता करेगा। इसका जो नियुक्ति होता है निर्वाचन का उम्मीदवार खुद करता है मतदान स्थल वाले दिन। फिर मतदान अभिकर्ता एक आदमी है, उसकी नियुक्ति कौन करता है? जिसे हम पोलिंग एजेंट गांव की भाषा में बोलते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो उनकी भी नियुक्ति उम्मीदवार करता है। लेकिन इन दोनों की, निर्वाचन अभिकर्ता और मतदान अभिकर्ता की जो नीचे उसके आई कार्ड पे, आइडेंटिटी कार्ड पे जो साइन होते हैं, वो रिटर्निंग ऑफिसर यानी कि निर्वाचन अधिकारी द्वारा किया जाता है। एक फॉर्म भरा जाता है और उस फॉर्म के माध्यम से फॉर्म भर के हम निर्वाचन अधिकारी को देते हैं और निर्वाचन अधिकारी हमें मतलब इशू करता है वो आइडेंटिटी कार्ड कि ये निर्वाचन अधिकर्ता बन सकता है या मतदान अभिकर्ता बन सकता है। और इन दोनों के लिए, निर्वाचन अभिकर्ता और मतदान अभिकर्ता को, उस ग्राम पंचायत के वोटर लिस्ट में उसका नाम होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी वो बन सकता है। बात करते हैं 28वें प्रश्न की। पंचायत चुनाव में नियुक्ति अधिकारियों का सही वरिष्ठतम क्रम क्या है? मतलब वरिष्ठतम क्रम क्या है? तो ऊपर से नीचे का क्रम क्या है? सबसे बड़ा कौन है, उसके बाद कौन छोटा है, इसको देखते हैं। निर्वाचन अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी। पीठासीन तो छोटा हो गया, मतदान अधिकारी भी छोटा हुआ, निर्वाचन अधिकारी, पीठासीन अधिकारी। पीठासीन अधिकारी से बड़ा सहायक है क्योंकि निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति करता जिला अधिकारी और सहायक निर्वाचन अधिकारी की भी नियुक्ति करता जिला अधिकारी। तो ये सेम रैंक होंगे, सहायक लग गया, असिस्टेंट हो गया, सबसे बड़ा ये, फिर सहायक निर्वाचन अधिकारी, उसके बाद निर्वाचन अधिकारी जो होता है वो पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति करता है, उसके बाद होता है मतदान अधिकारी मतलब पोलिंग ऑफिसर। तो जो ये ऑप्शन है बिल्कुल सही है। ऊपर से नीचे के क्रम में सबसे बड़ा निर्वाचन अधिकारी, उसके बाद मतदान अधिकारी और उस चुनाव स्थल पर उसके बाद निर्वाचन अभिकर्ता और मतदान अभिकर्ता भी होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं 29वें प्रश्न की। पंचायत चुनाव से संबंधित प्रतीकों की सूची संबंधी अधिसूचना कौन जारी करता है? तो अधिसूचना कौन जारी करता है? जो भी प्रतीक होते हैं, जैसे प्रधान के चुनाव में अनाज उसाता हुआ किसान, इमली, कार, कन्नी होता है, इस सब का प्रतीक आवंटन जो भी होता है, इसकी अधिसूचना राज्य निर्वाचन आयोग जो लखनऊ में है, जिसके मुख्य आयुक्त इस समय मनोज कुमार है, वही लोग करते हैं। बात करते हैं 30वें प्रश्न की। मतदान स्थल पर नियुक्त अधिकारियों का वरिष्ठता क्रम बताइए। अभी हमने 28वें प्रश्न में देखा था, लेकिन इसमें कुछ ऑप्शन ऊपर नीचे कर दिए गए हैं, उस हिसाब से हमें बताना है। पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी, बीएलओ।
उसके बाद बीएलओ, बीएलओ सबसे नीचे वो वोटर लिस्ट में गांव में तैयार करते हैं, सरकारी मास्टरों को बनाया जाता है। पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी, फिर मतदान अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, बीएलओ, ये भी उल्टा है। बीएलओ, मतदान अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, तो सबसे बड़ा जो इसमें है पीठासीन अधिकारी है। उसके बाद मतदान अधिकारी यानी कि पोलिंग ऑफिसर है। उसके बाद जो वोटर लिस्ट तैयार करता है गांव में, बीएलओ है। तो जो ऑप्शन ए है हमारा, ये बिल्कुल सही वर्षक्रम क्रम के हिसाब से है। इसके बाद 31वां प्रश्न हमारे सामने, मतदान स्थल में प्रवेश को कौन सुनिश्चित करता है। अब कौन मतदान स्थल के अंदर कौन कौन जाएगा, इसका फैसला कौन करेगा। तो इसका फैसला आप सोच के बताइए कौन करेगा। इसका फैसला कौन करेगा, आप सोच के बताइए। 1 सेकंड का समय लीजिए आप। तो जो मतदान स्थल के अंदर प्रवेश करेगा, इसका जो भी फैसला है मतदान अध्यक्ष करेगा, निर्वाचन अधिकारी करेगा, मतदान अधिकारी करेगा, या उपयुक्त में से कोई नहीं करेगा। तो जो मतदान अध्यक्ष है मतलब कि पीठासीन अधिकारी, ये तो मतलब उसकी जिम्मेदारी है। उसके बाद निर्वाचन अधिकारी तो पूरे जिले की जिम्मेदारी है इसके ऊपर। मतदान अधिकारी पोलिंग ऑफिसर है, अंदर है। जो मतदान अध्यक्ष है ये डिसाइड, ये सुनिश्चित करता है कि कौन हमारा मतदान अध्यक्ष, ये हमारा डिसाइड करता है कि कौन मतदान स्थल के अंदर जा सकता है और कौन नहीं जा सकता। देखते हैं 32वें क्वेश्चन को। 32वां क्वेश्चन कैसा है इसे हम देखते हैं। अभी लैपटॉप की थोड़ी बैटरी डाउन होगी तो उसे चार्ज में लगा दिया है। फिर से 32वां क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन हमें पहचानना है। अब बस असत्य कथन जानने के लिए हमें जो सत्य कथन है वो पता होना चाहिए। चलिए फिर भी एक बार हम देखते हैं 32वां क्वेश्चन। आप लोगों को पिछले जो 2 वीडियो हैं राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव में भूमिका, इसको जरूर देखनी चाहिए। उसको देखते ही आप पूरा क्लियर कर जाएंगे। तो असत्य कथन को हमें पहचानना है। मतदान और परिणाम की घोषणा का कार्य निर्वाचन प्रक्रिया का अंतिम स्तर होता है। हाँ जी, ये बिल्कुल सही है। मतगणना के बाद परिणाम घोषित होता है निर्वाचन अधिकारी द्वारा और ये अंतिम स्तर होता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के क्रम में निर्वाचन अधिकारी मतगणना की तिथि जारी करता है। निर्वाचन अधिकारी जो होता है हमारा, वो मतगणना की जो भी तिथि होगी वही बताता है, उसकी जिम्मेदारी है। और वही सर्टिफिकेट भी देता है चुनाव परिणाम की कि कौन कौन जीता कौन हारा। फिर मतगणना की तिथि किसी भी स्थिति में परिवर्तित नहीं की जा सकती, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि मतगणना की जो तिथि है, अगर किसी कारणवश निर्वाचन अधिकारी को लगता है कि उस दिन मतगणना नहीं करानी चाहिए तो परिवर्तन कर सकता है। डी देखते हैं। सामान्यतः मतगणना का कार्य विकास खंड मुख्यालय परिसर में संपादित होता है। हाँ बिल्कुल संपादित होता है। जहाँ पर ब्लॉक का ऑफिस होगा वहाँ पर होता है। अगर उस किसी भी कारण से छोटा कैंपस है तो वहाँ नहीं होता, किसी सरकारी कॉलेज में होता है। उसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। मतगणना को शांतिपूर्ण संपन्न कराने का उत्तरदायित्व किस प्राधिकारी को है। शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य निर्वाचन अधिकारी। तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला मजिस्ट्रेट का तो काम वहीं खत्म हो जाता है जब ये रिटर्निंग ऑफिसर या निर्वाचन अधिकारी की पोस्टिंग नियुक्ति करता है। नियुक्ति करते ही सारी जिम्मेदारी रिटर्निंग ऑफिसर की हो जाती है और मतगणना को, पूरे जिले में मतगणना को शांतिपूर्ण संपन्न कराने का उत्तरदायी इसी अधिकारी पर होता है, जिसे हम निर्वाचन अधिकारी कहते हैं। और इसके सहायक में भी रिटर्निंग ऑफिसर में दिए गए होते हैं कि अगर रिटर्निंग ऑफिसर किसी भी कारणवश अनुपस्थित है तो सहायक जो निर्वाचन अधिकारी है उसकी जिम्मेदारी बनती है। देखते हैं अगले प्रश्न को। 34वां प्रश्न हमारे सामने। मतगणना के दौरान सुरक्षा व्यवस्था का आकलन और निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। जिला अधिकारी द्वारा, जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा, पीठासीन अधिकारी द्वारा, या तो जिला पुलिस प्रमुख के परामर्श से जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा। इसकी जिम्मेदारी जो है मतगणना के दौरान जब होती तो वहाँ सुरक्षा व्यवस्था में आपने देखा होगा कभी, तो वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात होती है। तो किसके परामर्श से होता है, जिला निर्वाचन अधिकारी के परामर्श से। जिला का जो भी एसपी होता है उन दोनों की मिल के दोनों बॉन्ड बना के, कोरिलेशन बना के मतगणना के दौरान सुरक्षा व्यवस्था का आकलन और निर्धारण करते हैं।
बात करते हैं अगले प्रश्न की। मतगणना के संबंध में सामान्य प्रक्रिया क्रमशः अपनाई जाती है। क्या प्रक्रिया है? मतपेटिकाओं की सबसे पहले जांच होती है। जी हाँ, सबसे पहले जब आप मतगणना केंद्र में जाएंगे, सबसे पहले जिस प्रकार से आप मतपेटिका अपने गांव से भेजा होगा उसी अवस्था में आपको पाना है। तो ये कैसे भेजा जाता है, कैसे पता लगेगा कि वही है? तो जब आप अपने गांव में जो हमारे मतदान अभिकर्ता और निर्वाचन अभिकर्ता होते हैं, एजेंट होते हैं, पोलिंग एजेंट होते हैं, उनका साइन कराया जाता है। जब वो सील होता है ना मतपेटिका, उस पर उनका साइन कराया जाता है। और वही जब अभिकर्ता वहाँ मतदान केंद्र पर पहुँचते हैं, मतगणना केंद्र पर पहुँचते हैं, तो उनको साइन को दिखाया जाता है, उनके सामने वो सील तोड़ा जाता है। बिल्कुल सही। सबसे पहले मतपेटिकाओं की जांच होगी, उसके बाद उम्मीदवारों द्वारा मतपेटिकाओं का निरीक्षण होगा, देखा जाएगा एकदम वैसा है कि नहीं है, कुछ छेड़छाड़ तो नहीं हुआ। फिर देखा जाएगा मतपेटिकाओं की गड़बड़ी तो नहीं है। उसके बाद गड़बड़ी अगर कोई है तो उसके संबंध में टिप्पणी की जाएगी निर्वाचन अधिकारी से। उसके बाद जो भी मतगणना होगा, जिस भी तरीके से मतगणना होगी, उसकी गोपनीयता रखी जाएगी और जो अभिकर्ता है वही समझ पाएंगे कि क्या किस प्रकार से वहाँ गिनती हुई है। तो जो इसका ऑप्शन ए है हमारा 1 2 4 3 5, ये सही नहीं है। 2 4 5 1 3 सही नहीं है। 1 2 3 4 5 जैसा कि हमने बताया, मतपेटिकाओं की जांच होगी, फिर उम्मीदवारों द्वारा मतपेटिकाओं का निरीक्षण होगा। मतपेटिकाओं में गड़बड़ी होगी तो उस पर टिप्पणी की जाएगी और मतगणना की गोपनीयता रखी जाएगी। तो 1 2 3 4 5 एकदम सही है। ऑप्शन जो हमारा सी है बिल्कुल सही है। देखते हैं आपको ऑप्शन सी पे गोला बना दिया जाए कंप्यूटर जी। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है? अगला प्रश्न हमारे सामने है, शायद ये अंतिम प्रश्न भी हो। हाँ, अंतिम प्रश्न है। पंचायत चुनाव के नाम निर्देशन पत्रों की छपाई और उनका मूल्य निर्धारण किसका दायित्व है? तो जो भी खर्चा होता है ये पत्र बनाने में, निर्देशन पत्रों की छपाई और उनका मूल्य निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है वो किसको नियुक्त करता है यहाँ पर अपने जिले में? जिला अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट को। तो इसकी जिम्मेदारी होती है कि उस जिले में जो भी पंचायत संबंधित नाम निर्देशन पत्रों की छपाई और उनका मूल्य निर्धारण किसका दायित्व है? तो जिला अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत अच्छी बनाई भी गई है, क्योंकि इसमें 36 के 36 प्रश्न सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा और कमेंट भी करिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको इस चैनल के ग्राम पंचायत अधिकारी संबंधित सभी वीडियो के अपडेट मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों।